राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में हम देखे थे मैथिली सरल गुप्त को और आज की क्लास में हम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। ठीक, तो इनका जन्म हुआ था 1865 में। 64 भी मिलता है चूँकि यहाँ 65 बताए हैं ये। हरिऔध का जन्म आजमगढ़ के निज़ामाबाद कस्बे में हुआ था। तो इनका जन्म स्थान भी ध्यान देना है। 1864 में आजमगढ़ के निज़ामाबाद कस्बे में। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक अध्यापक भी थे। तो प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सा जो लेखक है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक था, बिना वेतन का। तो वो आपके हरिऔध जी थे। उनके लेखन का आरंभ 19वीं सदी के अंत में हो चुका था, पर अधिकांश रचनाएं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखी गई। प्रिय प्रवास 1914 प्रबंध काव्य उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। उनकी प्रसिद्धि जो उनको मिली वो प्रिय प्रवास से मिली, जो कि 1914 में लिखा गया। इसके अतिरिक्त उनके अन्य उल्लेख ग्रंथ हैं चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, रस कलश आदि। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने पर ब्रजवासी गोप गोपियों और राधा की विरह अनुभूति वर्णित है। संस्कृत के वर्णवृत्त और कोमलकांत पदावली में लिखा गया प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपको प्रिय प्रवास बताना है। और ध्यान देना है कि जो प्रिय प्रवास है ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सी रचना संस्कृत के वर्णवृत्त और कोमलकांत पदावली में लिखी गई है, तो वो आपकी प्रिय प्रवास है। शुक्ल जी इसमें प्रेम की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना तो मानते हैं, किंतु कथा की छेड़ता या घटनाओं के अभाव के कारण इसे महाकाव्य क्या अच्छा प्रबंध काव्य भी नहीं मानते। किंतु विरह निवेदन के हल्के ताने बाने से बुने हुए प्रबंधत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें संस्कृत प्रबंध विधान की स्थापित रूढ़ियां टूटी हैं। आगे चलकर इसका विकास साकेत और कामायनी में देखा जा सकता है। शुक्ल जी की रामचरितमानसी प्रबंध दृष्टि साकेत और कामायनी के प्रबंध विधान को भी अनदेखा कर देती है। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को लोक सेवक के रूप में चित्रित किया गया है। उनका विरह वर्णन मर्म को छूता है, पर वैदेही वनवास आर्य समाज के प्रभाव के कारण हाड़ मांस रहित मालूम पड़ता है। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे की भाषा बोलचाल की भाषा है, ठेठ हिंदी की ठाठ की तरह। तो इनकी रचना है जो चोखे चौपदे है और चुभते चौपदे है। तो इसकी भाषा बिल्कुल बोलचाल की मुहावरेदार भाषा है, ठेठ हिंदी के ठाठ की तरह। तो हरिऔध जी को हमने देखा। हरिऔध जी हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे सरस्वती कलम के कवि। किसे देखेंगे? सरस्वती कलम के कवियों को। इस कलम के अधिकांश कवि ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। वे खड़ी बोली में लिखने लगे। उनकी खड़ी बोली कविता पे महावीर प्रसाद द्विवेदी की छाप देखी जा सकती है। खड़ी बोली कविता की पक्षधरता की छाप, इनमें से बहुतों से द्विवेदी जी ने खड़ी बोली की कविता लिखवाई और कुछ लोगों ने स्वयं अपनी प्रेरणा से लिखी। इस कलम के कवियों में, तो सरस्वती कलम के कवियों में कौन कौन आते हैं आप उनको देख सकते हैं, ये भी ध्यान देना है। तो मैथिली शरण गुप्त आते हैं, नाथूराम शर्मा शंकर आते हैं, 1859 में इनका जन्म हुआ था। राय देवी प्रसाद पूर्ण आते हैं 1868, लाला भगवान दीन 1866, रामचरित उपाध्याय 1872, स्नेही आते हैं 83 में, रूप नारायण पांडे 1884 में और लोचन प्रसाद पांडे मुख्य हैं।
तो ये सरस्वती कलम के कवि हैं गुप्त जी, नाथुराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पुण्य, भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, स्नेही, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। इनके अतिरिक्त सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न आदि की गणना भी इसी कलम के अंतर्गत की जाती है। शंकर, पूर्ण और स्नेही का कार्य क्षेत्र कानपुर था। तो ये भी ध्यान देना है कि नाथुराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का काव्य क्षेत्र क्या था? तो कानपुर था। तीनों की खड़ी बोली की कविताओं में सामयिक समस्याओं का समावेश हुआ है। शंकर और स्नेही ने खड़ी बोली कविता को प्रवाहपूर्ण और सरस बनाया। शंकर की भाषा में ग्रियर्सन खड़ी बोली कविता के सौंदर्य की संभावनाएं देखता है। नवीन उस पर मुग्ध है। रामचरित उपाध्याय अपने रामचरित चिंतामणि के कारण प्रसिद्ध हैं। लोचन प्रसाद पांडे की भाषा इतिवृत्तात्मक है तो विषय उपदेश प्रधान। ठीक इसके विपरीत रूपनारायण पांडे की भाषा में कोमलता और कांतता है। लाला भगवान दीन आचार्य कवि हैं, कवि से अधिक वो टीकाकार हैं। तो सरस्वती कलम के कवि में कौन कौन आते हैं हमने उनको देखा। आगे हम देखेंगे ब्रजभाषा काव्य। इस समय ब्रजभाषा काव्य परंपरा के छोड़कर प्राय सभी कवि खड़ी बोली की बहती बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। पर जगन्नाथ दास रत्नाकर और कविरत्न ने ब्रजभाषा में लिखने का ऐसा दृढ़ संकल्प ले रखा था कि उन्हें लोकप्रियता का कोई प्रलोभन अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकता था। कविरत्न ने तो ब्रजी में समसामयिक विषयों पर कलम चलाई, पर रत्नाकर ने वह भी नहीं किया। वे ब्रजी की क्लासिकल परंपरा में ही निमग्न थे। तो आधुनिक काल में भी दो ऐसे कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली नहीं लिखा, वो ब्रज भाषा की काव्य परंपरा को ही चलाते रहे। ठीक सब लोग खड़ी बोली अपना लिए, लेकिन ये दो कवि ब्रज भाषा में लिखने का दृढ़ संकल्प ले रखे थे। तो कौन कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। तो ये आपको मोस्ट है ध्यान देना है कि आधुनिक काल में दो कवि थे जो ब्रजभाषा को नहीं छोड़े थे। बाकी सभी कवि भारतेंदु युग में ब्रजभाषा लिखते थे, उसके बाद द्विवेदी युग में बंद कर दिए थे लिखना, लेकिन ये कवि उसके बाद भी लिखते रहे। तो सबसे पहले आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनका जन्म 1866 में हुआ था। रत्नाकर उस काशी में पैदा हुए थे जहां से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक जीवन बोध का शंख घोष किया था। रत्नाकर ने उसकी अनुगूंज सुनी थी। खड़ी बोली में उनके दो छंद हैं जिसमें भारत के गौरव का गान है। भारत प्रताप भानु उच्च उदयाचल से कुहरा कुद्ध कुबुद्धि का चीर स्थिति हटाता है। स्पष्ट है कि उस घोष को सुनकर भी उन्होंने उसे अनसुना कर दिया और ब्रज भाषा काव्य का ऐसा गौरवपूर्ण प्रसाद निर्माण किया कि खड़ी बोली कविता के पक्षधर भी उसके सौंदर्य की एक झलक पा लेना चाहते थे। खड़ी बोली कविता के महानद के प्रवाह में वह एक चित्रोपम द्वीप की तरह शोभित है। प्रवाह उससे टकरा कर आगे चला जाता है। न तो प्रवाह उसे प्रभावित करता है और न द्वीप प्रवाह को। दोनों की न्यारी न्यारी दुनिया है। इतना समय बीत जाने पर भी महानद की धारा में बहता हुआ सहृदय द्वीप के सौंदर्य से आकृष्ट होता है, उसकी प्रशंसा करता है, कुछ देर उस द्वीप में रमना चाहता है। महानद की धारा में पता नहीं क्या क्या बह गया, किंतु रत्नाकरी द्वीप कलाकृतियां अब भी अक्षुण हैं। क्या है उसकी कविता में? सबसे पहले हमारा ध्यान रत्नाकर की गहन आस्था और अटूट काव्य साधना पर जाता है। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी के समसामयिक थे। 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था और 66 में रत्नाकर का तो बिल्कुल दोनों समसामयिक थे। द्विवेदी शैली के कवि खड़ी बोली में लिख रहे थे। किसी रचना पर छायावाद का रंग भी था। उद्धव शतक जो उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है वो 1929 में प्रकाशित हुआ।
इसके पहले वे हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकासी और गंगावतरण लिख चुके थे। तो ये भी इनके फेमस रचनाएं हैं। उद्धव शतक तो ये है, हिंडोला है, हरिश्चंद्र है, कलकासी है, गंगावतरण है। लेकिन क्या यह आकस्मिक है कि जिस वर्ष निराला का परिमल छपा उसी वर्ष रत्नाकर का उद्धव शतक? सन 1928 में पल्लव का प्रकाशन हो चुका था। एक ओर ब्रजभाषा की सृष्टि काव्य परंपरा की अंतिम कड़ी यानी समापन और दूसरी ओर स्वच्छंदतावादी काव्य का आरंभिक समारोह। एक ही समय में हिंदी काव्य की दो धाराएं, एक क्लासिकल और दूसरी रोमांटिक। फिर भी उद्धव शतक का आकर्षण क्यों है? ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के भव्य स्मारक के कारण, मध्यकालीन कला कौशल और विन्यास के कारण। यह सब तो कमोबेश दुलारे दुहावली में भी मिल जाएगा, किंतु बिहारी की ठेठ अनुकृति का स्वागत नहीं हुआ। लेकिन उद्धव शतक का आकर्षण अब भी बना हुआ है। उन्होंने विषय वस्तु भक्ति काल से, सूरदास से ली, छंद और शिल्प रीति काल से। विषय वस्तु में भी जगह जगह नई उद्भावनाएं दिखाई देंगी, तो शिल्प में आधुनिक टेक्निक का मिश्रण है। इसीलिए उद्धव शतक दुलारे दुहावली की तरह बिहारी सतसई की अनुकृति नहीं है। उद्धव शतक की टेक्निक और कसावट सतसई से ली गई है। इसके माध्यम से उन्होंने श्रृंगार ही नहीं, भक्ति, प्रेम और करुणा को भी साकार किया है। अतः इसकी संरचना में नया आकर्षण भर गया है। आधार से भिन्न अधिरचना का भी अपना सौंदर्य होता है। कभी कभी शुद्ध कविता भी अपने सौंदर्य से आकृष्ट करती रहती है। तो रत्नाकर जी समाप्त हुए। रत्नाकर का जन्म 1866 में हुआ था। उनका काव्य है उद्धव शतक, हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकासी, गंगावतरण। ठीक इसके बाद आते हैं सत्यनारायण कविरत्न जी। कविरत्न का जन्म हुआ था 1880 में। ये ठेठ ब्रजभाषा के कवि थे। उनकी कविता में रत्नाकर के कलात्मक सौंदर्य और रेहटारी के स्थान पे गांव की ब्रजी की सौंधी गंध थी, रसाद्रता थी, गृहस्थिक जीवन की उदासीनता और स्वामी रामतीर्थ की सात्विकता की छाप भी थी। ब्रजभाषा को उन्होंने देश की राष्ट्रीय समस्याओं के साथ भी जोड़ा। तो कविरत्न के बारे में इतना ही दिया है। और कविरत्न को ब्रज कोकिल भी कहा जाता है, जो कि यहाँ नहीं दिया है। ये ठेठ ब्रजभाषा के कवि थे। 1880 में इनका जन्म हुआ है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम आगे हम देखेंगे स्वच्छंद काव्यधारा का समारंभ। भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखकों के व्यक्तित्व में रीतिवाद और स्वच्छंदतावाद दोनों का मेल था। उनके निबंधों पर स्वच्छंद शैली का प्रभाव है, पर कविताओं की भाषा ब्रजी और शैली रीतिवादी है। विषय वस्तु की दृष्टि से उनमें वैविध्य भी नहीं है। प्रकृति का वर्णन भी बधे बधाए उद्दीपनों के अंतर्गत हुआ है। किसी सीमा तक ठाकुर जगमोहन सिंह अपवाद हैं। उन्होंने स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की ओर ध्यान दिया है। प्रेम घन गांव की साधारण वस्तुओं का वर्णन करते हैं, जो परंपरा से अलगाव का सूचक है। श्रीधर पाठक पहले कवि हैं जिनकी कविता में प्रकृति का संश्लिष्ट और स्वच्छंद चित्रण, गांव की साधारण वस्तुओं का वर्णन और जगह जगह परोक्ष सत्ता के रहस्य संकेत भी हैं। शुक्ल जी ने उन्हें सच्चे स्वच्छंदतावाद, ट्रू रोमांटिसिज्म का प्रवर्तक माना है। रामनरेश त्रिपाठी दूसरे कवि हैं जिनकी रचनाओं पर स्वच्छंदतावादी कल्पना और लाक्षणिक शैली की स्पष्ट छाप है। तो आपको ये ध्यान देना है कि श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। शुक्ल जी ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक, इनका जन्म हुआ था 1859 में। और दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी।
तो अब हम देखेंगे श्रीधर पाठक को, जिनका जन्म 1859 में हुआ था। आगरा के पास एक गांव में पैदा हुए थे श्रीधर पाठक। ब्रज भाषा तो मथुरा और आगरा की मिट्टी की भाषा है। खड़ी बोली की जन्मभूमि भी दिल्ली आगरा ही है। पाठक जी की कविताओं पर इन दोनों भाषाओं की बुनियादी रंगगंध है। इन्हें उनके अनुदित ग्रंथों और मौलिक पुस्तकों में देखा जा सकता है। कालिदास के ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ के हर्मिट, डिटर्जेंट विलेज तथा ट्रेवलर का एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और शांत पथिक नाम से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद इन्होंने किया है श्रीधर पाठक ने, और गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी नाम से किया है। डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया है और ट्रैवलर का नाम शांत पथिक नाम से किया है, ये पूछा जाता है। इन पुस्तकों के चुनाव से ही कवि के प्रकृति प्रेम तथा गांव के प्रति अनुराग का पता चलता है। एकांतवासी योगी की भाषा खड़ी बोली है, ये ध्यान देना है। एकांतवासी योगी की भाषा खड़ी बोली है, लोक प्रचलित खड़ी बोली। उसकी लय लावनी और ख्याल की है। श्रांत पथिक भी खड़ी बोली में ही अनुदित है। उजड़ ग्राम ब्रजी में अनुदित है। इसी को पुनः खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया है। ऋतु संहार के अनुवाद में ब्रजी और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग है। उनकी मौलिक कृतियों में जगत सच्चाई सार 1887 में, गुणवंत हेमंत, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, स्वर्गीय वीणा उल्लेख्य हैं, तो ये ध्यान देना है। सुधरे साइयों के सधोकड़ी ढग पे जगत सच्चाई सार लिखा गया। जैसे लिखते हैं श्रीधर पाठक, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। वस्तुतः यह 51 पदों की लंबी कविता है। स्वर्गीय वीणा में परोक्ष सत्ता के रहस्य संकेत मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पाठक जी का प्रकृति प्रेम चित्रण। अभी तक सामान्यतः प्रकृति के उद्दीपन के कटघरे में रखा जाता था, किंतु पाठक जी उस कटघरे के बाहर मैदान में ले आए। दूसरे शब्द में प्रकृति को रीति के बंधन से मुक्त कर स्वतंत्र बनाया। प्रकृति का सापेक्षिक स्वतंत्र वर्णन आगे चलकर छायावाद काव्य का एक वैशिष्ट्य माना गया। कश्मीर सुषमा में प्रकृति का एक चित्र देखिए। लिखते हैं श्रीधर पाठक कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। इससे पंत की एक कविता याद आ जाती है। जैसे श्रीधर पाठक ने लिखा है कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। तो पंत ने लिखा है कि पावस ऋतु है पर्वत प्रदेश, अब पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पाठक जी ने सौंदर्य के बद्ध घेरे को भी तोड़ा और गांव के ज्वार बाजरा, रहट घरहें, सोआ पालक के सौंदर्य की ओर भी हमारी दृष्टि खींची। अभी तक यह विषय कविता के लिए अस्पृश्य और अछूत था, जो गांव आज की कविता के लिए मुख्य विषय हो गया है। उसे काव्य वस्तु के रूप में ले आने की पहल पाठक जी ने ही की। देशभक्ति संबंधी कविताएं भी उन्होंने कम नहीं लिखी हैं। तो हमारे श्रीधर पाठक समाप्त होते हैं, जिन्होंने कालिदास ऋतु संहार का अनुवाद किया है, हर्मिट की रचनाओं का अनुवाद किया है और जिनका जन्म हुआ था 1859 में आगरा के जोधरी गांव में, और शुक्ल जी ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक, चलिए अब आते हैं स्वच्छंदतावाद के दूसरे कवि रामनरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म होता है 1889 में। त्रिपाठी जी अपने जिला सुल्तानपुर में किसानी जीवन व्यतीत करते थे। असहयोग आंदोलन में जेल की यात्रा भी कराए थे।
कश्मीर यात्रा में उन्हें देश भ्रमण करने और प्राकृतिक सुषमा देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अतः उनकी कविता में किसानी सहजता, गांधीवादी सात्विकता, देश प्रेम तथा प्राकृतिक सौंदर्य का स्वाभाविक मिश्रण हो गया है। श्रीधर पाठक की रचनाओं में स्वच्छंदता का जो आभास दिखाई देता है वह इनकी कविताओं में और भी स्पष्ट हो गया है। स्वच्छंदता या छायावाद में जो शैली, चमत्कार और रहस्यवाद है उसका पूर्ण रूप उसकी कविता में दिखाई पड़ता है। मूर्त उपमेय के लिए अमूर्त उपमान, मानवीकरण, लाक्षणिक वैचित्र आदि स्वच्छंदतावाद के ही चिन्ह हैं। लिखते हैं श्रीधर पाठक की, सर्वोपरि उन्नत मन की सी लक्षित अचल ऊंचाई, हुई निवृत्तम में प्रभात वेला सी आशा। कहीं शब्द से छू ना जाए हर घड़ी उन्हें यह डर था। तो सर्वोपरि उन्नत मन की सी लक्षित अचल ऊंचाई, हुई निवृत्तम में प्रभात वेला सी आशा, ये राम नरेश त्रिपाठी लिखते हैं। आगे दिया है कि उनके 3 खंड काव्य हैं, ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके 4 रचनाएं हैं जिनमें से 3 खंड काव्य हैं, एक नहीं है। तो 3 खंड काव्य है मिलन, पथिक, स्वप्न। मिलन 17 में है, पथिक 20 में, स्वप्न 39 में। तो मिलन, पथिक, स्वप्न उनके 3 खंड काव्य हैं। इसमें देशभक्ति का जो स्वर मुखरित हुआ है वह बहुत प्रभावशाली बन पड़ा है। इन खंड काव्यों के आख्यान पूर्व स्वच्छंदतावाद काल के हैं, किंतु कल्पना और भाषिक संरचना स्वच्छंदतावादी हैं। काल की दृष्टि से पहले 2 खंड काव्य स्वच्छंदतावाद पूर्व के माने जाएंगे। मिलन में विदेशी शासन से देशोद्धार, तो प्रश्न बनता है कि विदेशी शासन से देशोद्धार का वर्णन किसमें है, तो मिलन में है। पथिक में उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति है और स्वप्न में विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यंजित है। इन समस्याओं को बोलचाल की प्रवाह युक्त भाषा में पहल त्रिपाठी जी ने उठाया। तो मिलन में विदेशी शासन से देशोद्धार है, पथिक में उपनिवेशवाद से एक तंत्र की मुक्ति, स्वप्न में विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यंजित है। इनमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जन सामान्य के भी दर्शन होते हैं। वे स्वयं किसानी जीवन के अभ्यस्त थे। अभ्यस्त मतलब अभ्यास बहुत किए थे। अभ्यास का विशेषण अभ्यस्त होता है। कविता कौमुदी के अनेक भागों में उन्होंने हिंदी कविताओं का चयन और संपादन किया है। उसके एक भाग में ग्राम गीतों का संग्रह भी है। ग्राम गीतों का संग्रह का यह पहला प्रयास है। इन खंड काव्यों की एक मुख्य विशेषता यह है कि इनमें देशोद्धार के लिए नवयुवकों का आह्वान किया गया है। अन्य कवियों की तरह भावनामय ढंग से बाल वृद्ध युवकों से एकजुट होकर देशोद्धार के लिए नहीं कहा गया है। देश के वर्तमान और भविष्य का दायित्व युवा पीढ़ी के पुष्ट कंधों पर है। अपने स्वत्व और अधिकार बोध का भाव व्यक्त करते हुए पथिक कहता है, पथिक में इनकी ये पंक्ति है और ये बहुत फेमस पंक्ति है, ये आपको ध्यान देना है। लिखते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी कि तुम अपने सुख के प्रबंध के हो ना पूर्ण अधिकारी, यह मनुष्यता पे कलंक है प्रिय बंधु तुम्हारी। पराधीन रह के अपना सुख शोक ना कह सकता, वह अपना अपमान जगत में केवल पशु ही है सह सकता। तो तुम अपने सुख के प्रबंध के होना पूर्ण अधिकारी, ये पंक्ति कितनी है, किसकी है, तो राम नरेश त्रिपाठी की है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, ये भी राम नरेश त्रिपाठी की है। अब आते हैं मुकुटधर पांडे, ये भी स्वच्छंदतावादी कवियों में आते हैं। स्वच्छंदतावादी कवियों में हमने स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक को देखा, दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि राम नरेश त्रिपाठी को देखा और तीसरे हैं मुकुटधर पांडे जी। इनका जन्म हुआ था 1895 में। इनकी रचनाएं हैं प्रेम बंधन, आंसू। प्रेम बंधन 1913 में है, आंसू 1916 में है। आंसू प्रसाद जी के भी है 1925 में, उनकी ज़्यादा फेमस है, लेकिन मुकुटधर पांडे भी आंसू लिखे हैं, उनसे पहले लिखे हैं।
पांडे जी के प्रेम बंधन आंसू की कविताओं में अशरीरी प्रेम, रहस्य लोक, जिज्ञासा, प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप आदि छायावादी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। सन 1913 के आसपास बद्रीनाथ भट्ट ने भी इसी तरह की कुछ कविताएं लिखी हैं। तो अब आता है हमारा गद्य खंड। द्विवेदी युग का हम गद्य खंड देखेंगे, स्वच्छंदतावाद का द्विवेदी युग का गद्य खंड। जैसे भारतेंदु युग में हमने देखा, तो द्विवेदी युग में भी देखेंगे कि इस समय क्या लिखे जा रहे थे, क्या स्थिति थी, कौन कौन लेखक गद्य लिखता था। पूर्व स्वच्छंदतावादी युग में चूंकि खड़ी बोली की कविता का आंदोलन ही छिड़ गया था, इसलिए इस दिशा में अनेक प्रकार के प्रयास हुए, किंतु गद्य में नाटक और उपन्यासों का ऐसा विकास नहीं हो पाया जिन्हें नवजागरण काल का विकसित चरण कहा जा सके। नाटक में पारसी रंगमंच के कारण विकास की धारा अवरुद्ध हो गई। उपन्यास अपने को दोहराते रहे। नाटक और उपन्यास हिंदी साहित्य के विकास की धारा में कोई उल्लेख्य भूमिका नहीं निभा सके। हाँ, निबंध के क्षेत्र में जो कुछ काम हुआ उसने पूर्ववर्ती युग के नैरंतर्य को विकसित करते हुए परवर्ती युग के उन्नयन में महत्वपूर्ण योग दिया है। तो नाटक उपन्यास देखेंगे। कुछ ऐसे नाटककार जो नवजागरण काल में लिख रहे थे और इस काल में भी लिख रहे थे, उन्हें इस काल में नहीं रखा गया क्योंकि उनकी कविता जमीन नवजागरण थी। जैसे बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ कुछ ठीक ठिकाने के नाटककार कहे जा सकते हैं, पर उनके नाटक भी पारसी थिएटर से बुरी तरह प्रभावित हैं। पारसी थिएटर के लिए लिखने वालों में हर्ष नारायण, प्रसाद बेताब और राधे श्याम कथावाचक उल्लेख्य हैं। वास्तव में भारतेंदु और प्रसाद के बीच का समय नाटक की दृष्टि से शून्य काल है। उपन्यास की स्थिति भी नाटक से भिन्न नहीं है। देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी आदि की चर्चा तो हो चुकी है। राजा राधिका रमण प्रसाद भी इसी समय लिख रहे थे। अब है कहानी। इस काल में कहानी का आरंभ होता है, तो ध्यान देना है कि कहानी का आरंभ द्विवेदी युग से होता है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग में सारी विधाओं का विकास हो चुका था, लेकिन कहानी और रिपोर्टाज ये दो विधाएं थी, इनका विकास नहीं हुआ था। तो कहानी का विकास द्विवेदी युग में हुआ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ। इस काल में कहानी का आरंभ होता है। सन 1900 से 1915 तक कहानी अपने पहले दौर में गुजर रही थी। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है, 1900 में सरस्वती में प्रकाशित होती है। शुक्ल जी ने भी इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। 1930 में शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुआ। बंग महिला की कहानी धुलाई वाली प्रकाशित हुई। 1911 में जयशंकर प्रसाद की ग्राम, 1912 में उनकी रसिया बालम और 1913 में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना प्रकाशित हुई और 1915 में गुलेरी जी की उसने कहा था, और इसी वर्ष 1915 में ही प्रेमचंद की सौत कहानी का प्रकाशन हुआ। 1916 में प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई। प्रश्न उठाया गया है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इंदुमती के संबंध में कुछ लोगों का मत है कि यह किसी बंगला कहानी का अनुवाद है। गोस्वामी जी की कहानी प्रलयनी परिणय को ही पहली कहानी माना जा सकता है, यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। तो जो किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है प्रलयनी परिणय, उसी को बच्चन सिंह हिंदी की पहली कहानी मानते हैं और शुक्ल जी इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, जो कि सर्वमान्य है। पर एक ही केंद्रीय भावना की प्रधानता और कथात्मकता के कारण इसे पहली कहानी माना जा सकता है।
गोस्वामी जी ने तो इंदुमती को भी उपन्यासी कहा है। कुछ लोग तो माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में आई इसी को पहली कहानी मानते हैं। पर तिथि को देखते हुए प्रणयिनी परिणय या इंदुमती ही हिंदी की पहली कहानी हो सकती है। फिर आगे है कि इस काल की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी उसने कहा था है। इसमें रोमांटिक आदर्श अपनी पूरी रंगीनी में है। यह अपने परिपाट सर्व सेटिंग चरित्र कल्पना परिणति में रोमांटिक है। इसकी तकनीकी उपलब्धियां नाटकीयता, स्थानिक रंग, सेटिंग, जीवंत वर्णन, फ्लैशबैक अभूतपूर्व हैं। हिंदी कहानी के इतना विकसित हो जाने पर भी इसकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई। सरस्वती के प्रकाशन के समय खड़ी बोली सामान्य बोलचाल और कामकाज की भाषा बन चुकी थी, पर अभी उसे व्याकरणिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। लिंग, वचन, विभक्ति और क्रिया रूपों में मनमाने प्रयोग हो रहे थे। द्विवेदी जी ने उसे एक व्यवस्था दी। भाषा को व्याकरणिक ढांचे में ढालने के साथ साथ उन्होंने स्वयं गद्य विधा को एक इतिवृत्तात्मक शैली भी दी। तो आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इनको गद्य में हम देखेंगे कि गद्य में इनका क्या योगदान रहा है। तो इनका जन्म 1864 में हम देख ही चुके थे। द्विवेदी जी हिंदी गद्य के व्यवस्थापक आचार्य थे। हिंदी को अनेक विषयों की ओर ले जाने वाले मार्ग निर्देशक थे, पर न वे गंभीर विवेचक थे और न शैलीकार। उनके गद्य लेखन में कहीं भी कला का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। अनुवाद तो अनुवाद ही ठहरे। संपत्ति शास्त्र ज्ञान का विषय है, साहित्य का नहीं। नंदुलारे वाजपेयी इसे भी अनुवाद कहते हैं। साहित्य की परिभाषा करते हुए उन्होंने स्वयं लिखा है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। और शुक्ल जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहते हैं। तो प्रश्न ये भी बनता है कि शुक्ल जी ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को। उनमें विचारों की गुम्फित परंपरा नहीं है, कहीं कहीं भावना का उच्छ्वास जरूर है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। द्विवेदी जी के गद्य पे सटीक टिप्पणी करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है कि इसके सिवा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त आदि के गद्य और द्विवेदी जी के गद्य में भेद है। यह भेद गद्य की कलात्मक शैली को लेकर है। वे गंभीर विवेचनात्मक गद्य लिखते हैं, किंतु इस तरह के गद्य में और उनके साधारण गद्य में भी हिंदी भाषा की खूबियों में वह पहचान नहीं है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त के गद्य में है। द्विवेदी जी समर्थ मेधावी लेखक थे, किंतु हिंदी गद्य का सौंदर्य देखना हो तो भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों के पास जाना होगा। इसके बाद आते हैं श्याम सुंदर दास, जिनका जन्म 1875 में हुआ था और निधन 1945 में। ये अकादमीय साहित्यकार थे। श्याम सुंदर दास क्या थे? अकादमीय साहित्यकार थे। जिस प्रकार भारतेंदु ने हिंदी गद्य का परिष्कार किया, उसे शैली दी, जिस प्रकार द्विवेदी ने भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया, उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को अनुसंधान, प्राचीन ग्रंथों की खोज, कोश निर्माण, संपादन की ओर उन्मुख किया। वे नागरी प्रचारणी सभा के 3 संस्थापकों में एक थे। उन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती का संपादन किया।
देश के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हिंदी के दुर्लभ ग्रंथों की खोज कराई, उनके विवरण ग्रंथों का संपादन किया, हिंदी शब्द सागर जैसे बृहद प्रामाणिक कोश निर्माण का कार्य कराया तथा स्वयं उसके एक संपादक रहे। पृथ्वीराज रासो, रत्नाकर, कबीर ग्रंथावली जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के संपादन का श्रेय भी उन्हीं को है। जब वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष नियुक्त हुए तब उच्च कक्षाओं में पढ़ाने योग्य हिंदी में ग्रंथ नहीं थे। इस कमी के पुत्यर्थ उन्होंने भाषा विज्ञान, साहित्य लोचन, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य आदि का लेखन कार्य स्वयं संपन्न किया। तत्कालीन संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। इनके अतिरिक्त उन्होंने अनेक साहित्यिक निबंध भी लिखे। इनके विषय प्रतिपादन में वैचारिक तारतम्य और गंभीरता है। श्याम सुंदर दास को व्यापक अर्थ में रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी के निर्माण का भी श्रेय है। अब आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, जिनका जन्म 1865 में हुआ था। 75 में श्याम सुंदर दास, 65 में बाल मुकुंद गुप्त का। बाल मुकुंद गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के समसामयिक थे। द्विवेदी जी साहित्यिक पत्र के संपादक थे तो गुप्त जी समाचार पत्र के। पर उनकी भाषा पर पत्रकारिता की भाषा ने जो धार चढ़ाई वह अप्रतिम है। द्विवेदी के समसामयिक होते हुए भी वे उनके तीव्रतात्मक प्रभामंडल से अस्पृश्य थे। व्याकरणिक शुद्धता में द्विवेदी जी से 20। अनिस्थिरता शब्द को लेकर द्विवेदी जी और गुप्त जी में छिड़ने वाले विवाद से यह सिद्ध है। तो प्रश्न बनता है कि अनिस्थिरता शब्द को लेकर किसके बीच विवाद हुआ था? तो बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच हुआ था। भाषा की सरसता और चुटकीले व्यंग्य की कला में उनकी अद्वितीयता का क्या कहना। व्यंग्यात्मक गद्य लिखने में उनकी तुलना केवल निराला के गद्य से की जा सकती है। उनके व्यंग्यात्मक लेखन के संबंध में उनके जिन शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे का उल्लेख किया जाता है वे 1904-05 में भारत मित्र में छप चुके थे। उस समय गुप्त जी उसके संपादक थे। हो सकता है इनके लिखने की प्रेरणा उन्हें लाला लाजपत राय के उर्दू कोहिनूर में छपे राधा कृष्ण के चिट्ठे से मिली हो। गुप्त जी उस समय कोहिनूर के संपादक थे। कितनी विडंबना है कि जिस समय सरस्वती शैली के लेखक और स्वयं सरस्वती के संपादक लॉर्ड कर्जन और अंग्रेजी राज्य का गुणानुवाद कर रहे थे, उसी समय गुप्त जी दोनों पर चोट करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा रहे थे। वे हर प्रकार के अन्याय के विरुद्ध थे, चाहे वह राजनीतिक हो या साहित्यिक। अब आते हैं गोविंद नारायण मिश्र, जिनका जन्म हुआ है 1859 में। गोविंद नारायण मिश्र ये लेखक से पहले वैयाकरण हैं। इनके बारे में आपको ध्यान देना है कि ये फेमस वैयाकरण हैं। प्राकृत विचार इनका ग्रंथ है। इसमें भाषा के उद्भव और विकास पर विचार तथा विभक्ति विचार में विभक्तियों का व्याकरणिक विवेचन हुआ है। अनिस्थिरता शब्द को लेकर छिड़ने वाले विवाद में उन्होंने द्विवेदी जी का पक्ष लिया। अपने निबंधों में वे पग पग पर उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि लुटाते चलते हैं। तो गोविंद नारायण मिश्र का जन्म 1859 में हुआ। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्राकृत विचार, विभक्ति विचार। ये लेखक से पहले वैयाकरण हैं। और अपने निबंध और अनिस्थिरता शब्द में जो विवाद हुआ था बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बीच में, तो इन्होंने द्विवेदी जी का पक्ष लिया था। अब है माधव प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 1871 में हुआ था। मिश्र जी भारतेंदु परंपरा के निबंधकार थे, लेकिन वे उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। निबंधों में भाव, काम और बाह्यडंबर अधिक है। आगे हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनका जन्म 1881 में हुआ था। वह साधु स्वभाव के मानवतावादी निबंधकार थे। उनके निबंधों को पढ़ने से पता लगता है कि वे पश्चिम के भाववादी दार्शनिक इमर्सन, कार्लाइल, तोल्स्टॉय, रस्किन, हिटमैन, थोरो से विशेष प्रभावित थे। पर उनके मूल प्रेरणा सेठ स्वामी
पर उनके मूल प्रेरणा स्रोत स्वामी रामतीर्थ थे। सरदार पूर्ण सिंह के जो मूल प्रेरणा स्रोत थे वो रामतीर्थ थे। गुरु नानक की मानवीय क्षमता और करुणा की धारा भी उनमें प्रवाहित थी। उन्होंने कुल मिलाकर 8 निबंध लिखे। प्रश्न बनता है कि कुल मिलाकर 6 इनके फेमस निबंध हैं, लेकिन 2 और माने जाते हैं, तो कुल मिलाकर इनके 8 निबंध हैं। इनके निबंध बहुत फेमस हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ब्रह्मा कांति तथा अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट हिटमैन। स्पष्ट है कि साहित्यकार की श्रेष्ठता लेखन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, न कि मात्रात्मकता पे। इन निबंधों में मनुष्यता के मूलभूत तत्वों, आचरण, श्रम, प्रेम आदि पर विशेष बल दिया गया है। पंडित, मौलवी, पादरी के तत्व ज्ञान को वे तत्वहीन मानते हैं। थोड़ा गहरे बैठने पर पापी में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में पापी दिख पड़ेगा। साधु वह है जो अपना खून सुखाकर दूसरों को फल फूल अन्न दूध देता है। अपने जीवन दर्शन को वे लक्षणा के आधार पर समाज की जड़ों तक ले जाते हैं। शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग और विरोधाभास उनकी शैली के मुख्य उपादान हैं। अब आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 1883 में हुआ था। गुलेरी जी के पिता हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र के गुलेर गांव के निवासी थे। महाराज जयपुर के आमंत्रण पर वे जयपुर आ गए। गुलेरी जी का जन्म यहीं पर हुआ। वे महामना मालवीय के आग्रह पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पे भी रहे। इसी समय वे काशी नागरी प्रचारणी सभा के निकट संपर्क में आए और हिंदी की सेवा में द्विगुणित उत्साह में लग गए। इसके पहले भी वे हिंदी में लिखते रहे। जिस वर्ष महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार संभाला, उसी वर्ष उन्होंने जयपुर से समालोचक नामक पत्र निकाला। तो 1903 में समालोचक पत्र निकालते हैं जयपुर से गुलेरी जी, ये ध्यान देना है। संस्कृत की पढ़ाई तो गुलेरी जी को विरासत में मिली थी। संस्कृत के उद्भट विद्वान होने के अतिरिक्त वे श्रेष्ठ भाषाविद और अनुसंधाता, कवि, कहानीकार और निबंध लेखक भी थे। पंडिताई और सहृदता का जो विरल संयोग उनमें दिखाई पड़ता है, वह आगे चल के हजारी प्रसाद द्विवेदी में देखा गया। वे एक और अशोक की धर्मलिपियों का संपादन करते हैं। दीदारगंज की मूर्तियों का पुरातात्विक विश्लेषण करते हैं। पुरानी हिंदी नामक निबंध माला लिखकर अभ्रंश की विशेषताओं का विद्वतापूर्ण उद्घाटन करते हैं। तो दूसरी ओर काशी जय जमुना मैया जी, कछुआ धर्म, मुर्सी मोही कुठाव जैसे व्यक्ति व्यंजक निबंध भी लिखा सकते हैं। तो इनके निबंध हैं काशी नाम से, जय जमुना मैया जी, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव। इनके निबंध सभी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। इन निबंधों की 3 विशेषताएं हैं: जिंदा दिली, संदर्भण कला और चोट करने की व्यंग्यात्मक क्षमता। भारतेंदु के निबंधों में जो जिंदा दिली मिलती है, वह यहाँ थोड़ी संयमित हो जाती है। निबंधों के बीच में जो ऐतिहासिक और मिथकीय संदर्भ ले आए जाते हैं, वे उनके पांडित्य और प्रगतिशील मूल दृष्टि के परिचायक हैं। संदर्भण कला का कविता में सार्थक प्रयोग तुलसीदास ने किया है और निबंधों में गुलेरी जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी जी की अपेक्षा इनकी चोट अधिक मारक होती है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। उन्होंने बोलचाल की भाषा और मुहावरों का ऐसा प्रयोग किया कि निबंधों में अद्भुत ताजगी आ गई है। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा जकड़ नीति के विरुद्ध थे। वे भाषा का लचीलापन बनाए रखना चाहते थे। वे भाषा के संबंध में भारत मित्र के संपादक के साथ थे, जो द्विवेदी जी के विरुद्ध था। द्विवेदी जी के संस्कृत ज्ञान का भी उन्होंने संयमित ढंग से मजाक उड़ाया है। कहना न होगा कि बाद में द्विवेदी जी की गद्य भाषा का चलन नहीं हुआ। गद्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम गुलेरी जी ने किया। अब आती है आलोचना।
इस काल की आलोचना में दो प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। पहली तो रीतिवादी और दूसरा उपयोगितावादी। महावीर प्रसाद द्विवेदी उपयोगितावादी या नैतिकवादी आलोचक हैं। नैतिकता के आग्रह के कारण उन्हें पहले मेघदूत अच्छा नहीं लगा था। जब उन्होंने उसमें नैतिक मूल्य अन्वेषित कर लिया तो उनकी धारणा भी परिवर्तित हो गई। उनकी दृष्टि में उत्तम काव्य वही है जिससे संसार का उपकार हो। अपने इस दृष्टिकोण के कारण उन्होंने रीतिवादी काव्य का जम के विरोध किया। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि इस विषय पर भाषा पुस्तकों का प्राचुर्य देखकर यही कहना पड़ता है कि इस महाअनुपयोगी और महासत्यनाशी नायिका भेद में संस्कृत कवियों की अपेक्षा भाषा के कवियों और भाषा कवियों के प्रेमियों की सविशेष रुचि रही है। नायिका भेद का प्रभाव गांवों तक फैला हुआ था। नगरों की बात जाने दीजिए, छोटे छोटे ग्रामों तक में 60-60 वर्ष के खुसट बुढ़ों को भी नायिका भेद की चर्चा करते और ज्ञात यौवना और अज्ञात यौवना के अंतर के तारतम्य पर वक्तृता देते हमने अपनी आंखों देखा है। मिश्र बंधुओं के नवरत्न की समीक्षा करते हुए उन्होंने तुलसी, सूर आदि को देव बिहारी मतीराम से बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को नायिका भेद वाले कवियों से श्रेष्ठ ठहराया है। स्पष्ट है कि वे आधुनिक काव्य को सूर, तुलसी और भारतेंदु की परंपरा से जोड़ते हैं, न कि हास्योन्मुखी रीति काव्य से। रीति काव्य में भाव की संकीर्णता की पूर्ति अलंकारवाद से होती थी। इसे आज की शब्दावली में रूपवाद भी कहा जा सकता है। अलंकारवाद का विरोध करते हुए द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है। तो ये ध्यान देना है कि कवि कर्तव्य निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है और उसमें उनका एक प्रमुख कथन है। क्या है? लिखते हैं द्विवेदी जी कि कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। जिस कलावाद का खंडन रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचनाओं में किया है, उसकी नींव का शिलान्यास द्विवेदी जी ने ही किया था। अपनी व्यवहारिक समीक्षाओं में विक्रमांक देवचरित चर्चा, नैषध चर्चा, कालिदास की निरंकुशता आदि में समीक्षा की गहराई और अंतः प्रकृति की छानबीन तो नहीं मिलेगी, किंतु ऐसी अनेक बातों का संकेत मिलेगा जो शुक्ल जी की आलोचना के लिए प्रेरक सिद्ध हुई होंगी, जैसे नैतिकता का आग्रह, लोकमंगल, कलावाद का खंडन आदि। द्विवेदी जी ने भाषा का परिष्कार किया, किंतु उनका गद्य का आदर्श नहीं बन सका। इस तरह उन्होंने समालोचना का मार्ग तो दिखाया, किंतु स्वयं उनकी आलोचना नहीं बन सकी। शुक्ल जी ने उनकी पुस्तकों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। अब आते हैं इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण आलोचक बद्रीनाथ भट्ट। उनका कहना है कि पुरानी लकीर पीटने से काम न चलेगा और न रूढ़िवादी ब्रजभाषा की बूढ़ी गाय से। इस पर रामविलास शर्मा की एक जीवंत टिप्पणी द्रष्टव्य है। और साहित्य के नवीन भाव कैसे हैं? ईंटों जैसे। निहायत अकवित्वपूर्ण उपमा है, पर है आधुनिकता बोध के वो एकदम अनुकूल। नवीन भाव के ईंटों से कुटी हुई एक पक्की सड़क, यह है आधुनिक साहित्य। इस पर रूढ़िवाद की बूढ़ी गाय को दौड़ाना संभव नहीं है। पदन सिंह शर्मा द्विवेदी जी के पूरक थे। द्विवेदी जी काव्य के नैतिकवादी कथ्य के समर्थक थे, तो शर्मा जी उसके कला पक्ष के। रीति काव्य के प्रति शर्मा जी ऐसे अनास्थावान नहीं थे कि उसे काव्य क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो किसी प्रकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उनके निर्मल नेत्रों में कुछ खार सा तेजाब सा खटकता है। रीति काव्य से आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कम से कम कला के क्षेत्र में
तो सीखा ही जा सकता है। बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन में बिहारी को सतसइयों की क्रमागत परंपरा में श्रेष्ठ स्थान का एकाधिकार सिद्ध किया गया है। तुलनात्मक समीक्षा भी समीक्षा का एक प्रकार है। द्विवेदी युग में उपयोगितावाद के शोर शराबे में कला पक्ष उपेक्षित हो गया था। संभवतः शर्मा जी ने इसीलिए कला पक्ष पर एकांतिक बल दिया। इस संबंध में नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। वो कहते हैं कि रीति काव्य में जो शर्मा जी के समय में प्रचलित काव्य प्रवाह था, रीतिबद्ध श्रृंगारिकता तो थी ही, रचना कौशल का भी पूरा योग था। शर्मा जी ने श्रृंगारिकता को छोड़कर रीति काव्य के दूसरे गुण निर्माण कौशल को अपनाया, उसी की छानबीन की। शब्दों, पदों आदि की अर्थ मीमांसा में उन्होंने अपने पांडित्य, अध्ययन, मनन और सूझबूझ का अच्छा परिचय दिया। काव्य के कलात्मक सौष्ठव की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। शर्मा जी ने जो कार्य किया वह श्लाघ्य है। इसमें संदेह नहीं कि इस युग में शर्मा जी ही ठीक ठिकाने के आलोचक हैं। शुक्ल जी उनकी चुहलबाजी और सबासी के महफिली तर्ज की खिल्ली उड़ाते हुए भी कहते हैं, हो सकता है शर्मा जी ने भी बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। उनकी समीक्षा को रूढ़िगत मानते हुए भी वे कहते हैं कि दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें भी हुआ है। मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद और नवरत्न से उनकी आलोचना पद्धति पे प्रकाश पड़ता है। इन दोनों ग्रंथों में आलोचना के नाम पे कवियों का परिचय ही मिलता है, पर द्विवेदी जी की भांति वे भी नए विषयों के समर्थक थे और रीति काव्य के भी प्रशंसक थे, किंतु उनकी जागरूकता में कमी नहीं थी। समस्या पूर्तियों का विरोध करते हुए उन्होंने कविता की स्वच्छंदता का समर्थन किया। कविता तो स्वच्छंदता के बिना उत्तम बन ही नहीं सकती। समस्याओं के दासत्व से मुक्त होकर ही श्रेष्ठ कविता का सृजन संभव है। यह बात 1901 में लिखे गए उनके एक लेख में कही गई थी। 19 वर्ष बाद तो स्वच्छंदतावाद आ ही गया। इस स्वच्छंदतावाद को ही छायावाद कहा जाने लगा। कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा के बिहारी सतसई के तुलनात्मक अध्ययन के उत्तर में लिखी गई। तो ये ध्यान देना है, देव और बिहारी आलोचनात्मक ग्रंथ कृष्ण बिहारी मिश्र का है, जो कि पदम सिंह शर्मा ने ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन, इसके उत्तर में लिखी गई। इसमें न शर्मा जी का वैदग्ध है और न कलात्मक बारीकियों का पांडित्यपूर्ण विवेचन। मिश्र जी ने देव में उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यभिचारी भाव को खोजने में ही अधिक श्रम किया है। शर्मा जी की अच्छाइयाँ तो इसमें न मिलेंगी, पर जुमलेबाजी का अनुकरण अवश्य मिलेगा। धीरज से पृथ्वी पर चरण कमलों का रखना कितना मर्मस्पर्शी है। कोमलकांत पदावली की कमनीयता के विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। उनकी समुज्जल उपमा प्रस्फुटित होती है। लाला भगवान दिन से बिहारी की हेठी नहीं देखी गई। वे भी इस झगड़े के अखाड़े में ताल ठोकर उतर पड़े और कृष्ण बिहारी मिश्र के उत्तर में उन्होंने बिहारी और देव लिख डाला, पर रीतिवादी आलोचना उनकी सीमा थी। तो ये ध्यान देना है कि पदम सिंह शर्मा ने आलोचना लिखा बिहारी सतसई के तुलनात्मक अध्ययन, उसके उत्तर में कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखा, और कृष्ण बिहारी के देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दिन ने बिहारी और देव आलोचना लिखा। ठीक, आलोचना का यह आरंभिक काल था, अतः इस काल में काव्य की अंतः प्रकृति और कला विन्यास की छानबीन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु आलोचना के अंतर विरोधों पर दृष्टि अवश्य जाती है। एक और उपयोगितावाद और रीतिवाद का विरोध था, तो दूसरी ओर रीतिवाद का आग्रह।
इस काल की रचनात्मक उपलब्धियां भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती। आलोचना के सामने चुनौतियां भी नहीं थी, पर महावीर प्रसाद द्विवेदी और पदम सिंह शर्मा ने आलोचना की जो जमीन तैयार की, उससे शुक्ल जी की पीढ़ी के प्रगतिशील परंपरा और शास्त्रीयता को बल मिला। तो यहीं पे हमारा ये समाप्त होता है टॉपिक। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज की क्लास में बहुत देखा, मैंने बताया था कि हर पेज पे आपको यहाँ 1-2 प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलेंगे ही। जैसे यहाँ पे बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन किसका ग्रंथ है? पदम सिंह शर्मा का है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन का है। ठीक, ये हमने देखा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो सभी के यहाँ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हों तो चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।